Good morning to all my dear students. Today we are starting our 8th lecture in which we will deal with remaining part of Van't Hoff factor. Van't Hoff factor. प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉन्ट हॉफ फैक्टर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जब हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो तो आई की वैल्यू क्या होती है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और सेकंड केस हमने पढ़ा था फॉर डिसोसिएशन, जब हमारा सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट होता हो तो इसमें हमारे 2 केस थे। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी थी, 100%, और आई की वैल्यू इनके लिए क्या थी, ग्रेटर देन 1। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा दैट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये होगा स्टूडेंट्स हमारा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था जो 100% आयोनाइज्ड नहीं हो सकता वो किस कैटेगरी में जाएगा, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। अगर कोई सोल्यूट पार्टिकल 0%, किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 0% है तो हमने क्या बोल दिया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। 100 वाले को क्या बोल दिया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जो कुछ भी बचा जो ना तो 100 है और ना ही 0 है, उसके बीच में जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर वांट हाफ की कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूला तो अभी हमारा क्या है, I = 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। बट इसके लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू, जैसे इसमें हमारा क्या था, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमें वांट हाफ फैक्टर कंपाउंड को देखते ही पता लग जाता है, सोल्यूट को देखो और उसे देखते ही पता लग जाता है। बट इस केस में हमें निकालना होता है और इस लेक्चर के अंदर हम पहले यही निकालना सीखेंगे कि वांट हाफ फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो आप अपनी नोटबुक और पेन अपने पास स्टार्ट रख लें और स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो इसके लिए वांट हाफ फैक्टर के लिए क्या रूल है, अल्फ़ा मस्ट बी गिवन। अल्फ़ा क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। और बस एक उस क्वेश्चन के छोटे से हिस्से में वो इसके बारे में बताएगा। वैसा जो क्वेश्चन आएगा ना, ये वांट हाफ फैक्टर पढ़ क्यों रही है, हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो उस टाइम पे ये अल्फ़ा दे देता है वो उसी क्वेश्चन के अंदर। उस समय में क्या होता है, सोल्यूट तो वो स्टार्टिंग में ही दे देता है और अल्फ़ा बीच में कहीं दे देता है, तो हमें उससे पता लगता है कि हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि H2SO4 एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैसे देते हैं वैल्यू, एग्जाम्पल्स है ये हमारा, एग्जाम्पल्स करेंगे। H2SO4 इज 10% आयोनाइज्ड या डिसोसिएटेड, ऐसा है हमारा। जैसे मैं आपको बोल दिया कि H2SO4 इज 10% आयोनाइज्ड, कैलकुलेट कैलकुलेट कीजिए। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, H2SO4 के 1 मोल से कितने मोल हमें गेन होते हैं, 2H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव। अब 2 तो यहाँ से गेन हुए हमें और 1 कहाँ से होगा, SO4 से, तो n की वैल्यू हमारी कितनी है, 3। अल्फ़ा कितना है हमारा, 10% आयोनाइज्ड है ना, तो I = 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। I = 1 + 3 - 1 अल्फ़ा। I = अल्फ़ा कितना है हमारा, 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100। 10/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0. क्या लिख सकता हूँ, 0.1। तो 1 + 2 × 0.1
ये कितना हो जाएगा हमारा i इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2.1, i कितना आएगा हमारा, i इज इक्वल्स टू 3.1। ये हमने कैसे किया, हमें परसेंटेज गिवन होना चाहिए, परसेंटेज मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा गिवन होना चाहिए। अल्फा हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करते हमें n की वैल्यू, जो भी सोल्यूट का नाम होगा या सोल्यूट का जो फॉर्मूला होगा उससे n पता लग जाएगा हमें। एक मोल से कितने मोल प्राप्त होते हैं, यही तो होता है ना H2SO4 के, एक मोल से कितने मोल प्राप्त हुए हमें, 3 हुए ना, 3 हुए तो n की वैल्यू 3 रखी और अल्फा में गिवन था तो i की कैलकुलेशन हमने डायरेक्ट की। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे H2SO4 10% आयोनाइज्ड नहीं होता क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बस ये हमने एक एग्जांपल एज्यूम किया बस। जैसे मैं आपको बोलूँ सेकंड इज HNO3 नाइट्रिक एसिड इज 50% आयोनाइज्ड, कैलकुलेट आई। ये है हमारा क्वेश्चन। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, एसिड से H+ आयन देते हैं तो यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा और ये बचा हुआ हिस्सा NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। एक से कितना ऑब्टेन हुआ है, 1 और 1 कितना हुआ है, एक से 2 प्राप्त हुए ना, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और अल्फा कितना है हमारा 50%। 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/100 डेट इज़ 0.5। पुट करते हैं i इज इक्वल्स टू 1 प्लस n कितना है 2 माइनस 1, अल्फा कितना है 0.5, तो ये i इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये कितना है हमारा 1, ये 0.5, ये कितना आएगा हमारा 1.5। ठीक है ना, तो आप इसे भी समझ गए होंगे। ये कितना है हमारा 1.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2.5। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आपको अल्फा गिवन होगा और उस सोल्यूट का नाम गिवन होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, आई कैलकुलेट करोगे और फिर उस आई को हम यूज़ करेंगे आगे। वो मैं कैसे कहूँगा आपको कि हम आई को कैसे यूज़ करेंगे, बट अभी मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इनके बारे में सिखा दिया है। हमने अभी तक 2 केस कंप्लीट किए हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द केस ऑफ डिसोसिएशन। 3 केस हम पढ़ते हैं वन हाफ फैक्टर के लिए, क्योंकि सोल्यूट हमारा तीन ही पार्ट में डिवाइड हो सकता है। या तो सोल्यूट हमारा हमने डाला सॉल्यूशन के अंदर, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो आयनाइज नहीं हुआ। सेकंड केस क्या था हमारा कि हमने डाला और वो आयनाइज्ड हो गया, टूट गया हमारा, वो हमने कवर कर लिया। अब थर्ड है हमारा, हमने सोल्यूट को ऐड किया और ऐड करने के बाद वो सोल्यूट क्या हुआ, कंबाइन हो गया, एसोसिएट हो गया। एसोसिएट का मतलब जुड़ना, आपस में कंबाइन हो गया। केस थर्ड, in case of association, in case of association, एसोसिएशन के केस में क्या होता है, एसोसिएशन मतलब जुड़ना। अब देखो ये क्या है, हमने a प्लस बी को, a प्लस ए को, मतलब एक सोल्यूट के 2 पार्टिकल है, हमने ऐड किए और ये 2 अलग अलग है और ये अंदर जाके कितने हो गए हमारे, इसने 2 एक जगह कंबाइन कर लिए। ये पहले अलग मॉलिक्यूल था, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, अब ये एक ही पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल है। अब ये क्या हुआ, 2 सोल्यूट पार्टिकल अंदर जाके कंबाइन हुए। हम क्या सोचेंगे कि हमने तो 2 पार्टिकल डाले हैं, बट अंदर जाके वो कितने हो गए, 2 पार्टिकल्स हो गए हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि अंदर 2 कैसे होते होंगे, वो मैं सिखाऊंगा आपको किस कारण होता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस ए आपने तीन पार्टिकल एज ए सोल्यूट ऐड किए तो अंदर जाके कितने हो गए सोल्यूशन के, 3 हो गए कंबाइन, A3 बन गया। ऐसे ही a प्लस ए 4 थे हमारे, तो ये कितने हो गए हमारे, 4 हो गए अंदर। सपोज कर लेते हैं कितने थे टोटल, n थे हमारे, कितने थे टोटल हमारे, n थे n, और ये अंदर जाके कितने हो गए, an। तो ये क्या है, ये भी कंबाइन हो गया, मतलब n का मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स थे। जब बहुत सारे पार्टिकल्स थे तो अंदर जाके एक ही कंबाइन होकर एक ही पार्टिकल बनाए इन्होंने, तो क्या हुआ, तो ये क्या कौन सा केस होगा, एसोसिएशन। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और मानेंगे, हमारा सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर कुछ और आएगा, बट अंदर जाके अगर उसने चेंज कर दिया अपना रूप चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। उसी के लिए हम क्या करते हैं, उसी के लिए हमने क्या किया हुआ है
एसोसिएशन के केस में रूल बनाया हुआ है कि हम इसके लिए आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई इज इक्वल्स टू 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा। ये क्या है हमारा, आई इज इक्वल्स टू 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा, जहाँ पे n क्या है, 1 मोल से कितने मोल हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमने डिसोसिएशन के केस में देखा था, वही मोल सब हमारे ऐसे ही n भी यहाँ पे ऐसे ही निकलेगा, वो अभी बताएंगे, इसके बारे में और थोड़ा सा बात कर लेंगे। बीटा क्या है हमारा, अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट ये केस डिसोसिएशन का नहीं है, एसोसिएशन का है, तो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट होने की डिग्री, जुड़ने की डिग्री। अब ये कितने % एसोसिएट होगा वो इसके बारे में बात करेंगे। देखो अब अगर 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक जगह जुड़ते हो तो उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है डाइमर। क्या बोला जाता है, डाइमर। डाई का मतलब 2 पार्टिकल्स एक ही जैसे अगर एक जगह कंबाइन हो तो इसे बोलते हैं डाइमर। अगर 3 पार्टिकल्स एक जगह कंबाइन होते हैं तो हम बोलते हैं ट्राइमर। 4 हो तो टेट्रामर, बट अगर n हो तो पॉलीमर। चलो एक जनरल सा एग्जांपल मैं आपके लिए इसके बताता हूँ। ये है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं हम। ये हमारा क्या है, इथीन। इथीन के n मॉलिक्यूल्स है मेरे पास में, और इन n मॉलिक्यूल्स को मैं क्या करूँ, एक जगह पे कंबाइन कर दूँ। क्या करूँ मैं, n मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे कंबाइन करूँ और इनसे मैं बनाऊँ CH2, और ये सारे के सारे n मॉलिक्यूल्स एक जगह पे जुड़ जाए आके। कितने जुड़ गए हमारे, n। ये वैसे हमारा जो लास्ट चैप्टर है ना पॉलीमर, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर हमारा पॉलीमर होता है। उस पॉलीमर चैप्टर के अंदर हम पूरा पढ़ते हैं कि पॉलीमर कैसे बनते हैं। मतलब ये जो हमने बना हुआ है कि n मॉलिक्यूल्स जब जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर बनता है, तो ये हम वैसे डिटेल पढ़ेंगे। अभी क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, इथीन। अब जब n मॉलिक्यूल्स एक जगह जुड़ते हैं तो उसका आगे क्या लगा देते हैं हम, पॉलीमर, पॉली लगा देते हैं, पॉली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉली, और जो इसका नाम है वो ऐसा कैसे रख देंगे, पॉलीथीन, पॉलीइथीन। पॉलीथीन हमारी क्या होती है, पन्नी होती है जो हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन। मैं आपको यहाँ से बताना क्या चाहता हूँ कि, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शन को कंप्लीट को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। अगर 2 मॉलिक्यूल्स किसी रिएक्शन के अंदर एक जगह कंबाइन हो जाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो तो पॉलीमर होता है, और वो पूरी रिएक्शन क्या होती है हमारी, पॉलीमराइजेशन। अगर 2 जुड़ते हैं तो डाइमराइजेशन रिएक्शन कहलाती है, 3 जुड़ते हैं तो ट्राइमराइजेशन रिएक्शन कहलाती है, बहुत सारे जुड़ते हैं तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और जो मॉलिक्यूल बनते हैं अगर वे 2 है तो डाइमर, 3 से बना है तो ट्राइमर, 4 से बना है तो टेट्रामर, और ऐसे रेस्पेक्टिवली आगे तक हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉलीथीन का जो बनना है अभी, ये भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। और पॉलीमराइजेशन मतलब जिसमें n मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, यानी कि ये भी एसोसिएशन का केस होता है। तो एसोसिएशन के केस में आपको आई कैसे निकालते हैं, हमें उसका बीटा पता होना चाहिए, n उसका पता होना चाहिए, और क्या निकाल लेंगे हम उसके लिए, आई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसे देख लेते हैं कि हमारे कैसे कैसे निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड इज डाइमराइज्ड up to 10%, up to 10%। एसिटिक एसिड क्या हमारा डाइमराइज्ड हुआ है, एसिटिक एसिड डाइमराइज्ड हुआ है। डाइमराइज्ड होने का क्या मीनिंग है, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स एक जगह कंबाइन हुए हैं। ये कैसा हुआ होगा, ये हमारा CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे, अलग अलग कंबाइन किए थे, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हुए, बाद में जाकर एक जगह जुड़ गए। ठीक है, रीज़न बता देता हूँ मैं कैसे जुड़ते हैं। मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको केस मिलेगा। आप पहले ये बताओ कि कितने मॉलिक्यूल्स एक जगह जुड़े हैं, 2। जब भी डाइमराइज यूज होगा ना तो आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। जहाँ पे डाइमराइज था उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो n = 2। ट्राइमराइज के केस में n = 3, और पॉलीमराइज के केस में n = n। ठीक है बच्चों।
अब ये हमारा एसिटिक एसिड डाइमराइज हुआ है। डाइमराइज होने का मतलब हमारे 2 मॉलिक्यूल्स एक जगह कंबाइन हुए हैं। जब 2 मॉलिक्यूल्स एक जगह कंबाइन हुए हैं तो ये देखते हैं कैसे होता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ये सब हम कहाँ पे वैसे भी सीखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बेसिक से सिखाऊंगा बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे क्या है, एक मॉलिक्यूल मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया है, CH3COOH। ये एक मॉलिक्यूल है हमारा CH3COOH और ये एक है हमारा CH3COOH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ, ये नीचे वाला हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 11th में पढ़ाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, हाइड्रोजन किसके साथ? फोन के साथ, FON4। ये हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन इनसे किसी से बॉन्ड बना लेता है तो उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन ने देखो किससे बॉन्ड बनाया है? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन ने किससे बॉन्ड बनाया? ऑक्सीजन से। और जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है तो उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। और इस अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से ये पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे? ये एक अलग मॉलिक्यूल था, ये एक अलग मॉलिक्यूल था, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद ये दोनों एक मॉलिक्यूल हुए। जब ये 2 मॉलिक्यूल एक हो गए तो ये डाइमराइजेशन हुआ है। और जब डाइमराइजेशन होता है तो n की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 2। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो I = 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करो आप, n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? यहाँ पे 2 पुट कर देना। और बीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 10%। 10% को आप क्या लिखोगे? 0.1। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0.1 रखो और n की वैल्यू कितनी रखो? 2। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? किसकी वैल्यू आ जाएगी? I की। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नॉट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको एसोसिएशन के केस में ये एग्जाम्पल खुद ही करना है, ठीक है। एसिटिक एसिड इज डाइमराइज्ड अप टू 90%। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसे करें। ये क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है। आप इसे कर लेंगे, n की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आप नोट कर लेंगे। इसका मीनिंग ये है कि जो एसिटिक एसिड है वो 90% तक का डाइमराइज हुआ है। डाइमराइज होने का मतलब जुड़ा है 90% तक का, तो उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है? 90%। तो बीटा की वैल्यू 90% और n की वैल्यू हमारी 2 रखो तो I = हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है हमारा, why the molecular mass of acetic acid is taken doubled of its 1 molecule mass। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, जो एसिटिक एसिड होता है ना हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH और एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होता है M0 वो कितना होता है हमारा? 60 होता है, 60। अब देखते हैं कैसे। कार्बन का रखो 12, हाइड्रोजन का रखो 3, कार्बन का रखो 12, ऑक्सीजन का रखो 32, 2 ऑक्सीजन है ना हमारी, 1 रखो। तो आप इसे टोटल कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 60 आएगा। अब एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है हमारा?
60 होता है, बट जब इसका मोलर मास लिया जाता है ना तो कितना लिया जाता है, डबल लिया जाता है। डबल मतलब कितना, 120%। इन केस ऑफ when acetic acid act as a solute, जब एसिटिक एसिड हमारा सोल्यूट की तरह काम करता है, एज अ सोल्यूट की फॉर्म में काम करता है, तो इसका मोलर मास 60 ना लेकर हम कितना लेते हैं, 120। क्योंकि जब एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हम डालते हैं ना तो डाइमराइज्ड हो जाते हैं। डाइमराइज्ड होने का क्या मीनिंग है कि जैसे मैंने आपको अभी बना के दिखाया था ना, अब ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब एक मॉलिक्यूल में कितना मास है, 60, इस वाले में भी कितना है, 60, बट ये जैसे ही सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, मतलब हम सोल्यूट के रूप में से डालेंगे, तो जैसे ये सोल्यूट की तरह बिहेव करता है तो ये कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, डाइमराइज बना लेता है। डाइमरेशन होने के कारण इसका मोलर मास कितना ले जाता है, 120। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास एज अ सोल्यूट की फॉर्म में कितना लिया जाता है, 120 लिया जाता है, ना कि कितना, 60, क्योंकि ये डाइमराइज्ड हो जाता है। और वैसे भी वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि एसिटिक एसिड का मास, एसिटिक एसिड इज डाइमराइज्ड, अगर डाइमराइज्ड हुआ है तो मोलर मास अब कितना हो जाएगा, 120। तो आई थिंक आपको डाइमरेशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वन हाफ फैक्टर क्लियर कर लिया है। वन हाफ फैक्टर के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा है, 3 केस पढ़े हैं। इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई इज टेकन, कितना हमारा 1 लिया जाएगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे लिखो आप आई, यहाँ पे लिखो आप केस, यहाँ पे लिखो आप क्या, रिलेशन, ओके। देखते हैं, जब हमारा क्या हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है हमारा सोल्यूट, क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू कितनी होती है, 1, और रिलेशन क्या होता है, एम थियोरेटिकल इज इक्वल्स टू एम ऑब्जर्व्ड, यही होता है ना हमारा, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। सेकंड, जब हमारा डिसोसिएशन का केस होता है, कौन सा बच्चों, डिसोसिएशन का केस होता है, तो डिसोसिएशन के अंदर आई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, बड़ी होने की वजह से, आई की वैल्यू बड़ी होने की वजह से एम थियोरेटिकल क्या होता है, एम ऑब्जर्व्ड से स्मॉल होता है या ग्रेटर होता है। अब डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, कोई चीज़ टूटती है, जब कोई चीज़ टूटती है तो उसका मास कम होता है, जब उसका मास कम होता है तो ऑब्जर्व्ड मास कम होगा और थियोरेटिकल मास हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, सेकंड केस के अंदर। और आज हमने जो पढ़ा है वो क्या है हमारा, इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 से छोटी होती है। यहाँ तो 1 से बड़ी होती है, यहाँ पे क्या होती है, 1 से छोटी। आप जब भी एसोसिएशन के 2 एग्जांपल्स कराए मैंने, दोनों की वैल्यू देखना 1 से छोटी ही आएगी, ठीक है। और जब हमारा क्या था, एम थियोरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू आई था ना। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, तो क्या होगा, ये वाला इधर लेकर आऊँ मैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एम ऑब्जर्व्ड ज़्यादा होगा इन केस ऑफ एसोसिएशन, एम थियोरेटिकल इज इक्वल्स टू एम ऑब्जर्व्ड। अब ये आपने क्या पढ़ा है, एसिटिक एसिड का मास कितना लिया जाता है, डबल, जबकि हम जो एसिटिक एसिड का थियोरेटिकल मोलर मास समझते हो 60 समझते हैं, बट जैसे हम उसके अंदर डालते हो कितना हो जाता है, डबल। और जो अंदर जाके होता है वो कौन सा होता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो बड़ा होगा ना, वो अंदर जाके डाइमराइज होगा या ट्राइमराइज होगा, जुड़ते ही मास बढ़ जाता है। बोला सुना है ना आपने, 1 की पावर कम होती है और 10 जुड़ जाते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, सिमिलरली उसका मास भी बढ़ जाता है। तो यहाँ से भी MCQ क्वेश्चन निकाले जाते हैं कभी कभी। इसके एग्जाम्पल्स कौन है, इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, बताओ इसके। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फेमस ग्लूकोज और यूरिया, फेमस कौन है हमारे, ग्लूकोज एंड यूरिया। डिसोसिएशन के केस में हमारे एग्जाम्पल्स कौन है, 2 केस है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, वो मैंने कल आपको कराए थे। और एसोसिएशन क्या है हमारा,
एसोसिएशन है हमारा, इसके अंदर एसिटिक एसिड मोस्टली हमारा क्या रहता है, फेमस रहता है। बट कोई भी नाम आपको दे, आपको उससे रीजन से कोई मतलब नहीं है कि ये क्यों जुड़ा है। आपको ये देखना है कि डाइमराइज हुआ है, तो डाइमराइज होते ही आप एक डायरेक्ट बात पकड़ लें, क्या अगर ये डाइमराइज हुआ है तो इसके 2 मॉलिक्यूल एक जगह कंबाइन हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल है तो एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, 2 पुट करेंगे, और अल्फा बीटा उसका गिवन होगा। तो आई थिंक आपको वन हाफ फैक्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसी लेक्चर के अंदर बस यहीं तक कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा अब होगी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब वन हाफ फैक्टर को आपको वहाँ पे अप्लाई होते देखना है कि वन हाफ फैक्टर कैसे होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप बिल्कुल क्लियर कर लें, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब आप अप्लाई करने वाले हो। अब क्या करने वाले हो, अब अप्लाई करने वाले हो कि आज जो हमने पढ़ा है वो सब अप्लाई होगा। अब कहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर। पहले आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद फिर सब कुछ अप्लाई होगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी अप्लाई होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में वन हाफ फैक्टर भी अप्लाई होगा। तो आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ आप कवर कर ले। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।